जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो ईकेट का हमारा कोर्स चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा वो डाटा सिक्योरिटी के हवाले से, यानी इसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड दी लॉ। इसके अंदर 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि इसके नाम में 3 चीज़ें मौजूद हैं। सिक्योरिटी यानी कि हमारे डाटे की, हमारे कंप्यूटर्स की हिफाजत, हमारी प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है इसके ऊपर देखेंगे कि ये क्या होता है और इसकी थोड़ी सी डिटेल है इस बुक में। उसके बाद एंड दी लॉ, और जो कवानीन बनाए गए हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, जो कवानीन बनाए गए हैं हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि कोई अनऑथोराइज पर्सन इसको ना यूज़ कर सके, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि हमारी आम मर्रा की जो रूटीन होती है उसमें हमारा जो डाटा होता है वो सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को डाटा सिक्योरिटी के हवाले से कोई नॉलेज नहीं होता और वो ये समझते हैं कि ये इतना ही सिंपल है, जिस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ये बहुत ही सिंपल सा काम है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को सिक्योर करना पड़ता है खुद से। किन लोगों से सिक्योर करना पड़ता है? जो अनऑथराइज्ड पर्सनस हैं, यानी वो लोग हैं जिनको इजाज़त नहीं है। हमारे डाटे का मिसयूज़ ना हो, इसको बचाने के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती है। तो इसकी डिस्कशन पूरी यहाँ पे इस चैप्टर में मौजूद है। ये चैप्टर जो है इसमें सिक्योरिटी और कॉपीराइट वगैरह की जो डिस्कशन है मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन आपके लेवल पे जो है ये इतनी काफ़ी होगी। सो हमारा जो टॉपिक है और जितना हमारा कोर्स है, कंटेंट है, हमने उसको डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है और जो हमारा टेस्ट में MCQs आने हैं वो इसमें से ही आने हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम MCQ जो बनने वाला टॉपिक है वो सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक है, जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी की कौन कौन सी अप्रोचेज़ होती हैं। अब इन अप्रोचेज़ से क्या मुराद है ये ज़रा समझ लें आप। देखें, हमारा जो डाटा होता है ना, जब भी हम अपने किसी भी चीज़ को, चले मैं आपको डेली लाइफ से पहले एग्जांपल देता हूँ। डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को हमने सिक्योर करना हो, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी लगानी हो, तो क्या होता है कि हम कुछ अप्रोचेज़ को फॉलो करते हैं। अप्रोचेज़ से मुराद है हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि उसके ऊपर सिक्योरिटी लग जाए और डाटा जो है वो हमारा सिक्योर हो जाए। तो 4 तरह की हमारे पास अप्रोचेज़ होती हैं। आम रूटीन में भी हम यही करते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास अप्रोचेज़ होती हैं। ये 4 अप्रोचेज़ कौन सी हैं? पहला MCQ इसके अंदर यही है कि कितनी अप्रोचेज़ होती हैं, ठीक है। तो पहली अप्रोच है इसके अंदर व्हाट यू नो, दूसरी है व्हाट यू हैव, तीसरी है व्हाट यू डू, और चौथी है व्हाट यू आर। अब ये समझे ज़रा ध्यान से। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, सिक्योरिटी की फील्ड आने वाले वक्तों में बेस्ट रहेगी? बेटे, सिक्योरिटी की फील्ड इस वक्त में भी बेस्ट है। एक मेरा जानने वाला है और वो मतलब कंप्यूटर की फील्ड का ही है और नेटवर्किंग पे काम करता था, लेकिन उसका शौक़ था कि वो साइबर सिक्योरिटी में चला जाए। तो साइबर सिक्योरिटी अब वो सीखने गया हुआ है, तो उसके बाद जो है इसके आगे बहुत सारी जो राहें हैं वो खुलेंगी, बहुत सारे डोर्स ओपन होंगे, डिफरेंट तरह की जॉब्स उसको ऑफ़र होंगी। तो ये फील्ड जो है ये इस टाइम पे भी बड़ी ज़रूरी है। आज से 10-12 साल पहले चले जाएँ तो इस फील्ड के अंदर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे ये इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों के डाटे को चुरा रहे हैं, उस तरह से इस फील्ड के अंदर लोगों की ज़रूरत बढ़ना शुरू हो गई है जो कि इसको सिक्योर कर सके, ठीक है। फेसबुक वाले कहते हैं कि हम 90% पैसा उन लोगों पे लगाते हैं जो हमारी फेसबुक की सिक्योरिटी के लिए हमने हायर किए हुए हैं, ठीक है। फेसबुक वाले कहते हैं कि हम 90%, आई थिंक 80 या 90% है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 80 to 90 के दरमियान। वो कहते हैं हम इतना ज़्यादा जो पैसा है वो सिर्फ उन बंदों को दे रहे हैं जो हमारी फेसबुक को सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर अगर सिक्योरिटी नहीं है तो उसके ऊपर लोग अकाउंट बनाना छोड़ देंगे। शुरू में फेसबुक लोग हैक किया करते थे, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ये काम करना। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो ज़्यादातर ध्यान इसी बात पे रखती हैं। बाकी चीज़ों का भी बाकी चीज़ों के ऊपर भी वर्किंग होती है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान इसी के ऊपर रखती हैं कि उनकी जो साइट है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर हो। क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, देखें ना, फेसबुक के ऊपर या जीमेल या व्हाट्सएप के ऊपर हमने अपनी तस्वीरें, अपने मैसेज वगैरह शेयर करने होते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका डाटा सिक्योर हो। जब उसे पता लगेगा कि भाई इसके ऊपर डाटा सिक्योर नहीं हो, उसको छोड़ जाएगा।
तो इसलिए अपने कस्टमर्स को एतमाद में रहने के लिए वो अपना ज़्यादा पैसा इस चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ जो बंदे बैठे हैं, जो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए बैठे हैं, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैठे हुए हैं, वो इसी फील्ड से रिलेटेड है, उन्होंने यही फील्ड पढ़ी हुई है और वो लाखों करोड़ों रुपये भी कमा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस वक्त में भी ज़रूरी हैं। कंप्यूटर जो है वो आज के दौर में लोगों ने मानना शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है, आज से कोई, जब हम लोग पढ़ते थे तो तब कंप्यूटर का इतना लोगों को नहीं पता था। लोग कहते थे कि यार इस फील्ड का क्या फ़ायदा होगा, हल्की फील्ड है। लेकिन आज कंप्यूटर की पावर का लोगों को अंदाज़ा हो गया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की। इसके अंदर अगर कंप्यूटर सिस्टम ना होता, ऑनलाइन सिस्टम ना होता, तो मुझे बताएं कि ये कैसे एजुकेशन ये जो आपको मिल रही है, या आपने देखा होगा हर बंदा ही ऑनलाइन आ गया। अब हर बंदा ऑनलाइन आ गया, जिसको नहीं भी पता था छोटी छोटी एकेडमीज भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने लगी। यानी कि मैंने आपको पहले दिन कहा था जब मैं कंप्यूटर के बारे में बता रहा था, देखें ये वो टाइम आ गया है कि पहले ही सारे कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे सारे जो है वो कंप्यूटर के आगे सारे सब्जेक्ट्स ने घुटने टेक दिए हैं। मतलब वो केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो कंप्यूटर के आगे मोहताज हो गया कि कंप्यूटर के ज़रिए भाई हमारा कंटेंट लोगों तक पहुँचा दो। तो ये जो कंप्यूटर के बंदे रखे हुए हैं, अब हर अदारों में ज़रूरत पड़ गई कंप्यूटर के बंदों की। ठीक है, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ उस इंस्टीट्यूट का जितना भी वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग का काम है वो सारा मैंने संभाला हुआ है। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ गई है। तो चूँकि मैं प्रैक्टिकल टीचर हूँ, जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकली मुझे आती भी हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया तो इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन निकले, तो बाकायदा एडिटिंग और उसके ऊपर अपलोडिंग और उनकी सारी चीज़ें देखना। तो आईटी का मतलब जितना उनका डिपार्टमेंट है, तो चूंकि मैं वहाँ पे आईटी का इंचार्ज हूँ, तो वहाँ पे सारा जो है वो मैं अब देख रहा हूँ। तो ज़रूरत बढ़ गई आईटी के लोगों की। बाकी टीचर्स की ज़रूरत कम हो गई क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे इंस्टीट्यूट्स में अब, लेकिन जो कंप्यूटर वाले लोग हैं उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो कंप्यूटर की जो फील्ड है वो चाहे कोई भी फील्ड हो, वो चीज़ सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, वो इस वक्त में भी बड़ी ज़्यादा अहम हो चुकी है और आने वाले वक्तों में भी बड़ी ज़्यादा मज़ीद अहम हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हम पढ़ रहे थे सिक्योरिटी के अप्रोचेस कि हम जब भी किसी चीज़ को सिक्योर करते हैं तो हम उसके ऊपर ही कुछ अप्रोचेस लगाते हैं। मैं आम रूटीन की पहले बात कर रहा हूँ। आम रूटीन में हम किस चीज़ को सिक्योर करते हैं? अपने घर को सिक्योर करते हैं, अपने लैपटॉप को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है, या अपने किसी बाइक को सिक्योर कर लेते हैं। कैसे सिक्योर करते हैं? देखें, पहली अप्रोच है व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। ये वो पासवर्ड है, ये वो पिन कोड है जो हम एटीएम से पैसे निकलवाने जाएं हम लगाते हैं, जो हम चेक को साइन करने जाएं, हम अपने पैसे वो डेबिट कार्ड के जरिए जो हम पिन कोड लगाते हैं वो भी इसके अंदर आता है। मतलब इसके अंदर पासवर्ड वगैरह आ जाते हैं। व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। जिसको पासवर्ड पता होगा, जिसको पिन कोड पता होगा, वही ये काम कर सकेगा। मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी हम पिन कोड वगैरह, पैटर्न वगैरह लगाते हैं। वो सारी सिक्योरिटीज़ किसके अंदर आती हैं? इसके अंदर आती हैं। ठीक है, व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। कुछ लोगों ने जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस के जो डोर है उसके बाहर उन्होंने ये सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है कि वो कहते हैं जिसको कोड पता है वही अंदर आएगा। तो कोड लगाएगा बंदा तो अंदर जाएगा, कोड का नहीं पता तो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। तो ये अप्रोचेज हैं सिर्फ कंप्यूटर्स पे नहीं बल्कि आम रूटीन में हम यूज़ कर रहे हैं व्हाट यू नो वाली अप्रोच। व्हाट यू हैव वाली अप्रोच भी क्या है? ये हम अपने घरों को ताला लगाते हैं। वो कौन सी अप्रोच हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी की? व्हाट यू हैव, जिसके पास वो चाबी होगी वो दरवाजे को खोल सकेगा। अगर मैं चाबी अपने भाई को दे देता हूँ तो वो दरवाज़ा खोल लेगा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव का मतलब है कोई की, कोई टोकन, कोई ऐसी चीज़ आपके पास हो जिसके ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सको। तो आम रूटीन में इस अप्रोच को भी यूज़ करते हैं। व्हाट यू डू, आप करते क्या हो। ये वो अप्रोच है जो हम मुख्तलिफ जगहों पे साइन करते हैं, अपनी सिग्नेचर करते हैं। लाइक बैंक में चेक्स जो होते हैं उनके ऊपर हम साइन करते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी का अप्रोच है। व्हाट यू डू, आप करते क्या हो। ठीक है, और उसके बाद है व्हाट यू आर। आज सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी की अप्रोच इस्तेमाल की जा रही है और सबसे ज़्यादा सिक्योर जो मानी जा रही है व्हाट यू आर है। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है कि इन चारों में से चले पहले मैं आपको ये बताता हूँ फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। व्हाट यू आर, कि आप खुद कौन हो। जैसे कि आजकल क्या होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम, आई रेटिना चेक किया जाता है, इवन के हार्ट बीट भी चेक कर ली जाती है। कई जगहों पे हार्ट बीट जी स्कैन होती है। ठीक है, आई रेटिना चेक होता है और जो थंब है वो स्कैन होता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स, आपको पता है अब अटेंडर सिस्टम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह अटेंडर सिस्टम आ गया थंब इम्प्रेशन का। ठीक है, तो ये क्या है, ये बंदा खुद जाएगा तो काम होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी की अप्रोच है वो कौन सी है, अब बुक में ही मेंशन नहीं है कि सब में से स्ट्रॉन्ग कौन सी है, लेकिन ये बुक का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप खुद इसको अपने माइंड से सोचें तो पता लगेगा कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सी अप्रोच है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी अप्रोच है। देखें, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग अप्रोच है वो ये वाली है व्हाट यू आर। कैसे?
व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं, पासवर्ड वगैरह। अगर किसी को पासवर्ड पता लग जाए वो ओपन कर सकता है, ठीक है। व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, कोई की, कोई टोकन, जिसके पास होगा वो ओपन कर लेगा, मतलब ये किसी और के पास भी जा सकती हैं चीज़ें। व्हाट यू डू, सिग्नेचर वगैरह, अगर कोई सिग्नेचर आपका करना जान गया तो वो उस चीज़ को एक्सेस कर लेगा। लेकिन ये जो चीज़ है व्हाट यू आर की, ये जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तब तक काम नहीं होगा। अगर आपका थंब इंप्रेशन रिकॉर्ड है तो जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तो कोई और बंदा जाके आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता या उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ना थंब इंप्रेशन, ये अब कोई और बंदा कैसे यूज़ करेगा, यहाँ तो हम अंगूठा काट के उसको दे देंगे। तो बहरहाल ये जो है व्हाट यू आर की अप्रोच, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है कि इसको कोई बंदा जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। वो ये जो है हमारे साथ ही रहती है, बाकी जो है उनको कोई दूसरा बंदा भी यूज़ कर सकता है। तो ये व्हाट यू आर जो है ये अप्रोच जो है ये बेस्ट होती है, ठीक है। सर हार्ट बीट तो इंसान की हर वक्त सेम, हार्ट बीट जो है वो इंसान की जो है ना हार्ट बीट, सिर्फ हार्ट बीट ही चेक नहीं होती, ये जो हमारा हार्ट होता है ना ये पूरा स्कैन होता है, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो हार्ट बीट भी बीच में शामिल है, ये सारी चीज़ें स्कैन होती हैं। बहरहाल ये इतनी कामयाब नहीं है, ना ही आई रेटिना वाली चीज़ इतनी कामयाब है। ज़्यादा जो कामयाब है वो आपकी अब तो ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स है कि पूरी बॉडी स्कैन होती है और शुरू से मतलब हमारे सर से लेके पाँव तक स्कैन करता है और फिर अंदर जाने देता है। अब ऐसी भी सिक्योरिटीज मौजूद है, पाकिस्तान में कम है लेकिन दुनिया में कब की आ गई हुई हैं, ठीक है। तो ये जो एक एक चीज़ को जो स्कैन करने वाली चीज़ें, ये जो सिक्योरिटीज़ हैं कम हो गई। अब आप देखेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है थंब इंप्रेशन आ चुका हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ज़्यादा सिक्योर समझते हैं कि अपने मोबाइल के ऊपर इस चीज़ से सिक्योरिटी लगाएं। तो व्हाट यू आर जो है ये ऐसी अप्रोच है जो बाकी तीनों से स्ट्रॉन्ग अप्रोच है और इसके बारे में क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा वायरस एंटीवायरस इश्यूज़, ठीक है। और अच्छा व्हाट यू आर के अंदर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी आता है, यहाँ मेंशन है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को कंप्यूटर खुद डिटेक्ट करेगा, हमारी आवाज़ को डिटेक्ट कर लेगा, हमारी आई रेटिना को डिटेक्ट कर लेगा, इवन के फेस डिटेक्शन आ गए हुए हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर फेस डिटेक्शन मौजूद है, वो फेस को डिटेक्ट कर लेता है ये किसका फेस है। आपको पता है कि ये तो मतलब रोबोट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने अच्छे आ गए हुए हैं, इतने हाई लेवल के आ गए हुए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वो फेस को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इसी बंदे का फेस है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आती हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अप्रोच है अभी तक की मार्केट में, इससे अच्छी अभी तक कोई अप्रोच नहीं आई। तो इन चारों में जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है वायरस एंड एंटीवायरस इश्यूज़। सबसे पहले तो आपको वायरस का पता होना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि वायरस के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको बताने की ज़रूरत है वायरस और एंटीवायरस के बारे में। देखें वायरस जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक बात जो शायद आपको पहले ना पता हो, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, एक सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन जो वायरस है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, तबाहकुन प्रोग्राम है ये भी सॉफ्टवेयर, लेकिन इसका काम जो है वो गलत है, हमें नुकसान पहुंचाना काम है। जैसे सारे लोग इंसान जो होते हैं सब इंसान ही हैं, लेकिन कुछ जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अच्छे होते हैं, और कुछ जो हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बुरे होते हैं। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो बुरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको वायरस कहते हैं, ठीक है। तो वायरस भी एक प्रोग्राम ही है, लेकिन ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ये एक नुकसान देने वाला एक प्रोग्राम है। जो क्या नुकसान देता है, हमारे कंप्यूटर में जो हमारा डाटा होता है उसको ख़राब कर देता है, उसको डिलीट कर देता है, उसकी जगह तब्दील कर देता है, उसको जो है वो ख़राब कर देता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना किसी को सेंड कर देता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जबकि एंटीवायरस जो है, इसमें जो एंटी का वर्ड है, एंटी इसका मतलब होता है ऑपोजिट, मुखालिफ, ठीक है, किसी के अगेंस्ट। तो वायरस का अगेंस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो एंटीवायरस है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को रिमूव करने के लिए, वायरस को कंप्यूटर से डिटेक्ट करने के लिए, नए आने वाले वायरसेस से हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम एंटीवायरस प्रोग्राम कहते हैं। वायरस की कुछ टाइप्स हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। फिलहाल एंटीवायरस जो है इसके ऊपर चूँकि थोड़ी सी डिस्कशन है इसलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कुछ बता देता हूँ। जो आज मशहूर एंटीवायरसेस चल रहे हैं ये MCQ में पूछे जा सकते हैं। एक हमारे पास नॉर्टन एंटीवायरस है, नोट करते जाएं। नॉर्टन एंटीवायरस मैं लिख देता हूँ, नॉर्टन, अवेस्ट, मैकेफी, AVG, डॉक्टर सोलमोन एंटीवायरस है। ये एक एंटीवायरस का नाम है डॉक्टर सोलमोन, जो पुराना था, खैर अब यूज़ नहीं होता, लेकिन बुक में इसका नाम बहरहाल मेंशन है। नॉर्टन है, अवेस्ट है, मैकेफी है, AVG है, डॉक्टर सोलमोन है, पेंडा है,
कैस्परस्काई है, नोड 32 है, ठीक है, अम्ब्रेला है, सिमेंटिक एंटीवायरस है। ये वो एंटीवायरसेस हैं जो अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इनमें से तकरीबन कोई आगे पीछे कोई एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ, एक नॉर्टन है, दूसरा अवेस्ट है, तीसरा मैकफी है, चौथा एवीजी है, पांचवा डॉक्टर सोलमोन है, छठा है पेंडा, सातवां है कैस्परस्काई, आठवां है नोड 32, नौवां है अम्ब्रेला और 10वां है सिमेंटिक। 10 एंटीवायरसेस के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, इसको नोट कर लें, लिख लें और इनको याद कर लें कि ये एंटीवायरसेस प्रोग्राम्स हैं और अच्छे मशहूर एंटीवायरसेस प्रोग्राम हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर आज चल रहा है वो अवेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आज दुनिया में, और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही पावरफुल एंटीवायरस है। अच्छा, जो वायरस है ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में फाइलों को चेंज कर देता है, डिलीट कर देता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वायरस जो है ये किस तरह से हमारे कंप्यूटर में आता है और इसको बनाता कौन है। देखिए, वायरस की अगर हिस्ट्री की बात करें तो कुछ लोगों ने शुरू में इसको शरारत के तौर पे गलत मकसद के लिए बनाया था, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो फिर वक्त के साथ जो है ये अब बनते रहे और अभी इंटरनेट के ऊपर फैले हुए हैं और नए वक्त के साथ भी बन रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बना रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को करप्ट करने के लिए। और कुछ मैं आपको बताऊं ऐसे वायरसेस होते हैं जो कंपनी खुद बनाती है अपने सॉफ्टवेयर को ख़राब करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। लेकिन ऐसे वायरसेस जो हैं वो कम है। बहरहाल जो दूसरे लोगों ने बनाए हुए हैं वो वायरसेस मार्केट में ज़्यादा हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, स्टूडेंट समझते हैं कि वायरस जो है वो फिजिकली हमारे कंप्यूटर पे इम्पैक्ट करता है, फिजिकली हमारे कंप्यूटर को ख़राब करता है, उसे जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। फिजिकली हमारा कंप्यूटर हमें सही नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो डाटा है हमारा उसको नुकसान पहुंचता है। तो हमारी सिक्योरिटी, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी सिक्योरिटी सिर्फ अनऑथोराइज्ड पर्सन से ही नहीं है, हमने सिक्योरिटी इस चीज़ पे भी लगानी है कि वायरस हमारे कंप्यूटर के डाटे को ख़राब ना कर दे, क्योंकि सिक्योरिटी बेसिकली हमारे डाटे की है। वो चाहे कोई अनऑथराइज पर्सन खराब कर दे या उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे डाटा लेके किसी का, या वो कोई एंटीवायरस ये काम करना शुरू कर दे, एंटीवायरस के अंदर वो प्रोग्राम डाल के हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस कर दे, तो ये तो नुकसान है हमारे लिए वायरस से। तो हमने अपने कंप्यूटर के डाटे को वायरस से भी बचाना है और हमने अनऑथराइज पर्सन से भी बचाना है। तो बेसिकली सिक्योरिटी इस चीज़ के लिए है कि हमारे डाटे की हिफाजत हो किसी भी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है कॉजेज ऑफ वायरसेस। वायरस के कॉजेज, वजूहात, वायरस की क्या वजूहात हैं, किस वजूहात की बिना पे वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, कैसे आता है, ये देख लें ज़रा। सबसे पहले तो है ईमेल। स्टूडेंट्स, ईमेल प्रोग्राम, अब तो वैसे ये वायरस का सोर्स जो है, वायरस का कोज ईमेल वाला कम हो गया हुआ है। क्या होता है कि लोग एक जगह दूसरे को जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो फाइल के साथ जो है वो अगर वायरस अटैच हुआ है, जैसे अगर एक शख्स ने जो कि ए है, एक शख्स है ए, एक शख्स है बी, ए ने क्या किया, वायरस एक फाइल जो है वो बी को ईमेल कर दी, उसके कंप्यूटर में वायरस था, ए के कंप्यूटर में वायरस था तो उस फाइल के साथ लगा हुआ था। अब ये फाइल जब बी के कंप्यूटर में जाएगी, ईमेल जाएगा उसको, वो उसको डाउनलोड करेगा फाइल को, तो फाइल के साथ साथ वायरस भी डाउनलोड हो जाएगा और वायरस कंप्यूटर में आ जाएगा। तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी नॉलेज के बगैर ही, हमारी परमिशन के बगैर ही और हमारी इंटेंशन के बगैर ही, अनइंटेंशनली, मतलब ना चाहते हुए गलती से हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, क्योंकि ये हिडन होता है, ये अपने आप को फाइल्स के साथ अटैच कर लेता है। ये बात याद रखनी है कि वायरस अटैच इटसेल्फ विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूट होनी होती हैं, जो चलनी होती हैं। तो हम जब फाइल को चलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, सुने ज़रा ध्यान से, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच करता है, यानी .exe फाइल के साथ, .exe ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल होती है। तो क्योंकि इन फाइल्स ने चलना होता है, जब हम इनको चलाते हैं रैम में एग्जीक्यूट होती हैं, तो ये चूंकि रैम में जाती हैं तो वायरस भी साथ ही चले जाता है। तो रैम जो है वो इस फाइल को चलाती है, साथ वायरस को भी चला रही होती है, तो वायरस अपना काम करने लग जाता है। क्योंकि वायरस भी एक प्रोग्राम है, उसको भी चलाने के लिए हमारी ज़रूरत है, हम ना चाहते वो गलती से उसको चलाते हम ही हैं वायरस को, लेकिन गलती से। तो वायरस जो है वो इस तरह से एक्टिव हो जाता है, हमारी ही गलती की वजह से, ना चाहते हुए हम उसे एक्टिव कर देते हैं और वायरस फिर अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वायरस अपने आप को अटैच करता है। तो एक सोर्स है ईमेल, लेकिन अब ईमेल वाला सोर्स कम हो गया हुआ है, क्योंकि जितने भी ईमेल प्रोग्राम्स हैं उन्होंने मोस्टली, खासतौर पे जीमेल ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया ये काम। उन्होंने अपने इनबॉक्स के अंदर, उन्होंने अपने जितने भी मेल सर्वर है उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस किए हुए हैं कि कोई वायरस वाली फाइल हो तो वो उसको उधर ही स्कैन कर लेते हैं। तो अब जो है ये ज़रा चांस कम है कि ईमेल के ज़रिए से वायरस फैले।
दूसरे नंबर पे है नेटवर्क्स। अगर हमने नेटवर्क बनाया हुआ है 2 कंप्यूटर का है, 10 कंप्यूटर का है, 15 का, 20 का, हज़ारों कंप्यूटर का है, तो एक कंप्यूटर में अगर वायरस आएगा तो पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। वायरस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को नेटवर्क में फैला देता है, ठीक है। और एक बात बड़ी अहम जो मैं आपको भी बताऊं और ये इंपॉर्टेंट है कि एक वायरस होता है जिसका नाम है वोम। वोम वायरस की एक टाइप है, ये वोम को ही वायरस ही कहते हैं। वोम ये एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है। मतलब एक कंप्यूटर में आया वोम, उसने एक है तो इसने अपने आप को 2 कर लिए, 2 से 3 नहीं करेगा, 2 से 4 करेगा, 4 से 5 नहीं बल्कि 4 से 8 करेगा, डबल। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है। तो वायरस जो है वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, ऐसा वायरस उसे हम वोम कहते हैं, WORM। अच्छा, क्वेश्चन है जी तंजील का, सर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी वायरसेस बनते हैं। कंप्यूटर की कोई भी फील्ड है वहाँ पे वायरसेस कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद होते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी वायरस बनते हैं, हमारे जो रोबोट्स हैं, जो हमारी मशीनें हैं, उनके अंदर भी वायरसेस आ जाते हैं। कंप्यूटर की बात जहाँ पे होगी, जहाँ सॉफ्टवेयर्स की बात होगी, वहाँ पे वायरस जो है वो आने के हमेशा चांस होते हैं। वायरस हर जो है ना वो कंप्यूटर पे अटैक कर सकता है। हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग वायरसेस लोगों ने बनाए हुए हैं और ऊपर इंटरनेट पे चढ़ा दिए हुए हैं। तो एक वायरस बना दी एक बंदे ने, वो फैलता जा रहा है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, इंटरनेट पे एक फाइल के साथ लगा हुआ है। अब जितने लोग उसको डाउनलोड करेंगे उनके कंप्यूटर में, उनके कंप्यूटर से अगले कंप्यूटर्स में, तो ये वायरस के सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा फैलने के। हर फील्ड में वायरस जो है वो फैला हुआ है, याद रखना। उसके बाद रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया एक मेन सोर्स है वायरस के फैलने का, ये भी एक MCQ पूछा जा सकता है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से मुराद है वो डिवाइसेस जिनके जरिए हम अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं, लाइक USB, मेमोरी कार्ड्स, कार्ड रीडर्स, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। फ्लॉपी डिस्क तो है अब इस्तेमाल नहीं होती। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम USB के जरिए डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वायरस भी साथ ही ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रा समझ लें। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी की इजाज़त के बगैर मार्केट में बेचे जाते हैं CD के ऊपर राइट करके। जैसे हमारे यहाँ मोस्टली जो मार्केट में सीडियाँ मिलती हैं, हमें DVDs मिलती हैं 50 रुपये की, ठीक है। वो जो सस्ती CDs हमें DVDs मिल जाती हैं सॉफ्टवेयर की, हम ले आते हैं, वो बेसिकली इलीगल होती हैं, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनी की इजाज़त के बगैर बेची जाती हैं। तो वो जब अपने कंप्यूटर से उनको राइट करते हैं, तो जब वो अपने कंप्यूटर से उन CDs को राइट करते हैं तो जो भी डाटा CD के ऊपर राइट होता है, अगर तो उस फाइल के साथ वायरस आता है वो भी CD में आ जाएगा। तो जब हम CD अपने कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो वायरस भी साथ साथ हमारे कंप्यूटर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आगे वायरस की टाइप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है वायरस की टाइप्स। इसके अंदर कुछ चीज़ें अंडरलाइन में आपको करवाऊंगा, वो आपने साथ साथ अंडरलाइन करनी है और फिर आपने आज इनको याद करना है। वायरस की इकसाम, वायरस की टाइप्स। मार्केट में बहुत सारे वायरस हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि हर वायरस जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है, एक ख़ास काम करने के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक फाइल्स को अटैक करने के लिए बनाया जाता है। तो कुछ वायरसेस जो हैं वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को अटैक करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। लेकिन कुछ जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बल्कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पूरे के पूरे डाटे को डिलीट कर देते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं और उनको इन्हीं मकासद के लिए बनाया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे वायरस की जो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं, तो उनके अंदर चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस वायरस का क्या काम, वो आपने अंडरलाइन करनी है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है ईशा का कि लाइसेंस फाइल कौन से होते हैं। लाइसेंस फाइल के लाइसेंस सॉफ्टवेयर शायद आपने पूछना होगा पायरेटेड सॉफ्टवेयर से। बेटे जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो कंपनी की इजाज़त से बाकायदा CDs के ऊपर राइट हुए होते हैं, अगर आपका कभी कोई तजर्बा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो आपने कहीं से सुना हो कि 20-20 हज़ार रुपये की CDयाँ मिलती हैं विंडोज़ की। जो विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, या दूसरे कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी इतनी महंगी सॉफ्टवेयर बाहर से CDs पे राइट हुए मिलते हैं और वो ओरिजिनल चीज़ होती है, ठीक है। तो वो कंपनी की तरफ से इजाज़त के बाद उसके ऊपर राइट की जाती है, कंपनी उनको ओरिजिनल फाइल देती है। ये जो हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ये ओरिजिनल मुकम्मल नहीं होती, इसके अंदर थोड़ी सी कमी पेशी होती है। तो ओरिजिनल विंडो अगर कभी आप ये जो फीस सेंटर या हाल रोड से कभी ओरिजिनल CD लेने जाए ना विंडो की, कभी आप तजर्बा कीजिएगा, कभी वहाँ चक्कर लगे तो पूछिएगा कि मुझे ओरिजिनल विंडो की CD चाहिए।
कि वो आपको बताएंगे कि वो कितनी महंगी सीडी है। तो चूंकि महंगी होती है लोग कम यूज़ करते हैं, कम खरीदते हैं, तो हम लोग अपने मोहल्लों से खरीद लेते हैं हल्की सीरीज़ और वो ले आते हैं। फिर वो जल्दी विंडो के अंदर वायरस भी आ जाते हैं, वो विंडो जल्दी करप्ट भी हो जाती है, वो बड़े मसले मसाइल जो है वो वक्त के साथ उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल होती है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी रन होते हैं, ज़्यादा मसले भी नहीं आते। तो महंगी होती हैं, वो मार्केट से ही मिलती हैं, ठीक है। फाइल, लाइसेंस फाइल ये सॉफ्टवेयर वाली फाइल होगी ना। फाइल देखें, कोई सॉफ्टवेयर की या कोई प्रोग्राम की फाइल होगी, किसी भी तरह की फाइल। लाइसेंस्ड फाइल वो होती है जिसको यूज़ करने की आपको इजाज़त दी हुई है, आपको यूज़ करने की इजाज़त दी हुई है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब कई लोग फेक लाइसेंस भी बनाते हैं। हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, वहाँ पे ऑप्शन आई थी भाई ये लाइसेंस है, आप इससे एग्री करते हैं, हम एग्री करके ओपन कर देते हैं। वो वैसे ही हर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई लाइसेंस उन्होंने लिखा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर वो ओरिजिनल हो। सॉफ्टवेयर की ओरिजिनलिटी जो है उसका हमें कैसे पता लगता है, वह आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो ओरिजिनल विंडो होती है ना, ओरिजिनल विंडो, उसके अंदर वायरस भी जल्दी अटैक नहीं करता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अंदर अपना ही एक इतना हैवी एंटीवायरस लगा होता है। जो आप मार्केट से पायरेटेड सॉफ्टवेयर लेते हैं उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो फाइल कोई भी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो उसका लाइसेंस हमें दिया जाता है यूज़ करने वाले को, भाई तुम्हें लाइसेंस दिया, तुम इस्तेमाल कर लो। लेकिन क्या जिसने वो सॉफ्टवेयर राइट किया उसके पास लाइसेंस है वो बेचने का? वो तो हम देखते नहीं है, ना ही कोई डिमांड करता है, तो इस वजह से वो बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को समझ आया, जैसे मुझे पता है या मैंने आपको बताया, अब आपको माशाल्लाह पता लग गया, तो आप लोग जब लेने जाएंगे तो आपको पता होगा भाई ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेच रहा है, ये ऐसे ही इंटरनेट से डाउनलोड करके सीडीओ के ऊपर राइट करके बेच रहा है। आप ये काम कर सकते हैं, आप एक खाली सीडी लेके आए, हार्डलोड से इतनी सीडियाँ खाली मिल जाती हैं, 100 रुपये की आपको इतनी सीडियाँ मिल जाएंगी। आप उनमें से एक भी सीडी ला के अपने कंप्यूटर में लगाएं, अगर आपके पास राइटर लगा हुआ है, जो सुपर ड्राइव होती है या कम्बो ड्राइव, आप उसको लगाएं, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसके ऊपर राइट कर दें, तो उसके वो एक प्रिंट निकाल के पैकेट का उसको शॉपर में डाल के, तो आप अगर उसको किसी को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐसे हो रहा है। लेकिन क्या आपने इजाज़त ली कंपनी से? क्या आपने ओरिजिनल परचेज़ किया सॉफ्टवेयर कंपनी से? अब दूसरी तरफ अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बेचना है, महंगा बेचना है, तो मैं कंपनी से रब्ता करूंगा और कंपनी को बाकायदा उस सॉफ्टवेयर का पे करूंगा। कंपनी ने जो ऑनलाइन फ्री में वो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, वो फ्री सोर्स है, उसके अंदर मुकम्मल फाइल्स और मुकम्मल चीज़ें मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं कंपनी से परचेज करूंगा तो कंपनी मुझसे डिमांड करेगी कि भाई इतने पैसे दो मुझे, फिर हम तुम्हें लाइसेंस देते हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तुम्हें सेंड करेंगे, फिर वो हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी देंगे, लेकिन हमारे पैसे लगेंगे। चूँकि हमारे पैसे लगे हुए हैं, बहुत सारे 100 and $200 तकरीबन लग जाते हैं, इसलिए फिर हम उसको बेचते भी महंगा है, ठीक है। तो फिर वो ओरिजिनल फाइल हमारे पास आती है। तो इस तरह से जो है वो फाइल का लाइसेंस जो है, जो आप बात कर रहे हो, फाइल का लाइसेंस, वो हमारा लाइसेंस होता है कि हम यूज़ करें उसको, ठीक है। और वो ऐसे ही मिल जाता है, ये लाइसेंस आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। लेकिन जो वो लाइसेंस है जो कंपनी ने उसको दिया कि भाई तुम ये, क्योंकि उसने कंपनी से परचेज़ किया सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। बहरहाल उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी बात की नहीं समझ आई तो फिर भी पूछ लें आप, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वायरस की टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस है। बूट सेक्टर वायरस, अच्छा ये ज़रा समझें बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है, और उसके बाद पता होना चाहिए कि बूट क्या होता है। ये जो दो वर्ड्स हैं सेक्टर और बूट, इनके बारे में ज़रा समझ लें, ध्यान से सुनना है ये टॉपिक जो बूट सेक्टर वाले के बारे में बताने लगा हूँ। ये समझ आ गया, समझ लें कि ये वायरस हमारा कवर हो गया। हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क, उसके अंदर इस तरह से गोल एक प्लेट लगी होती है जिसे हम प्लेटर कहते हैं। उसके अंदर मज़ीद इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं। ये ट्रैक्स हैं गोल गोल, ये क्या है? ट्रैक्स हैं। इन ट्रैक्स को मज़ीद डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स में, जिन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। जैसे समझ लें कि जो हमारे पास रोड्स हैं, सड़कें हैं, उनको मज़ीद डिवाइड किया गया गलियों के अंदर, ठीक है। उनके अंदर गलियां बना दी गई, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो हर ट्रैक का एक अपने अपने सेक्टर हैं। जैसे ये जो ट्रैक है इसके सेक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके सेक्टर हैं। ये इस ट्रैक के सेक्टर हैं। हर ट्रैक के अपने अपने सेक्टर होते हैं। डाटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर, सेक्टर्स के अंदर स्टोर होता है। ये चीज़ होती है सेक्टर। अच्छा, अब ये जो सेक्टर्स है ना, इनमें से कोई ऐसा सेक्टर होता है जिसके ऊपर हमारी विंडो, जहाँ से हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चैप्टर 5 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है किसी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर। किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। फर्ज करते हैं इस सेक्टर के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब जब भी कंप्यूटर ने ऑन होना है, और मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 में रोम वाले टॉपिक में कि बूट का क्या मतलब होता है, जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है।
तो जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने बूट सेक्टर के पास जाता है। बूट सेक्टर यानी वो सेक्टर जहां से उसने बूट होना है, जहां से उसने स्टार्ट होना है, जहां पे उसे पता लगे भाई विंडो है, मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन लेके कंप्यूटर चलाएगा। तो वो सेक्टर जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है, जहां हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेव है, उसे बूट सेक्टर कहते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है सबसे पहले वहीं से इंस्ट्रक्शन लेके स्टार्ट होता है, वो बूटिंग सेक्टर होता है। तो ऐसा वायरस जो इस बूट सेक्टर में आ जाता है, बूट सेक्टर में आ जाता है, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता हमारा, ऑन होगा तो कुछ नजर आएगा, कंप्यूटर ही ऑन नहीं होने देता, ऐसा वायरस जो है वो बूट सेक्टर कहलाता है। हमारे जो सेक्टर है, बूट वाला सेक्टर, उसी को खराब कर देता है। तो इसका ये हल होता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करें मुकम्मल, उसकी दोबारा पार्टीशंस बनाएं और फिर सारा से अपने डाटा को रीस्ट्रक्चर करें। फिर तो बड़ा खतरनाक वायरस है, डाटा हमारा लॉस हो जाता है सारा का सारा एकदम से ही। अच्छा, अब यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, इसमें देखें उसने बोल्ड करके 3 फाइलों के नाम लिखे हुए हैं। उसने लिखा है execom और dll .exe.com.dll, ये फाइल की एक्सटेंशंस हैं, exe.com और .dll। ये फाइल्स हैं, ये विंडो की अपनी फाइल्स होती हैं, हम लोग इनको यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये विंडो की अपनी फाइल्स होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो चूंकि ये बूट सेक्टर के अंदर ये फाइल्स भी मौजूद हैं, तो इन फाइल्स को अटैक करता है हमारा बूट सेक्टर। तो ये फाइलें जो है खराब हो जाती हैं, तो विंडो ही हमारी लोड नहीं होती, कंप्यूटर बूट ही नहीं होता। तो कंप्यूटर जब बूट नहीं होगा, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा जो है वो कोई भी डाटा में नज़र नहीं आएगा। उसके बाद चेरनोबिल वायरस है। चेरनोबिल वायरस एक बड़ा फेमस वायरस है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को अटैक करता है। इसको अंडरलाइन करें, कौन सा वायरस क्या करता है आपको आना चाहिए, अंडरलाइन करते जाए। चेरनोबिल वायरस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को अटैक करता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनको जो है वो अटैक करता है, ठीक है। और हमारा जो डाटा है उसका मेजर लॉस कर देता है। उसके बाद है लॉजिक बॉम्ब, तीसरे नंबर पे लॉजिक बॉम्ब। स्टूडेंट्स, इसके बारे में अहम बात एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वायरस है जो कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक डेट और टाइम को एक्टिव होता है। जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना, कहीं पे लगा दिया गया टाइम बॉम्ब और उसको एक टाइम सेट कर दिया गया, जब तक वो टाइम नहीं उसका पूरा होता तब तक उसने फटना नहीं है, ठीक है, उसने ब्लास्ट नहीं होना। वो स्पेसिफिक टाइम उसको मिलता है और फिर उस पर वो ब्लास्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से लॉजिक बॉम्ब वायरस है, ये हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, इसके अंदर एक डेट और टाइम होती है। जैसे ही हमारे कंप्यूटर में वो डेट और टाइम आती है तो फिर ये सामने आता है और अपना काम करता है। उससे पहले ये कंप्यूटर में आया होता है, हमें पता नहीं लगता कि वायरस है, हमारा कोई काम खराब नहीं होता। तो ये लॉजिक बॉम्ब वायरस है और इसको किसने बनाया था, इसके बारे में उसने लिखा हुआ है, एक डिसग्रंटल्ड प्रोग्रामर ने बनाया था। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा वायरस है जिसको डिसग्रंटल्ड प्रोग्रामर ने बनाया था। ऐसा प्रोग्रामर, डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है मायूस, जो कि मायूस हो चुका हो अपनी फील्ड से, मायूस हो चुका हो लोगों से, अपनी ज़िंदगी से। अच्छा, इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, बुक में ज़्यादा मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है डिसग्रंटल्ड प्रोग्रामर ने बनाया था और अपनी कंपनी का डाटा जो है खराब किया था। इसकी हिस्ट्री मैं सरसरी सी आपको जल्दी बता देता हूँ। असल में एक अदारा था और वहाँ पे ये एक बंदा काम करता था, प्रोग्रामर था, लेकिन वो इसके उनके साथ कुछ क्लैश चले, कुछ इसको जो है वो उनके साथ कोई मसले मसाइल आ गए। तो इसने क्या किया, उन्होंने जो है इसको ना एक लेटर जारी कर दिया कि भाई ये तुम्हारा महीना, आखिरी महीना, इसके बाद जो है तुमने कंपनी नहीं आना। तो इसने क्या किया, उस एक महीने के अंदर अंदर एक ऐसा वायरस तैयार किया कि जो उनकी सारी इन्वेंट्री, मतलब जिसके अंदर उनका पूरा चीज़ों का हिसाब किताब था, कस्टमर्स का लेन देन पूरा, जिससे कंपनी पूरी तबाह हो सकती है, इसने ऐसा वायरस बनाया कि जो उनकी इन्वेंट्री कंट्रोल को ख़राब कर दे। लेकिन इसने कहा कि अगर मैं अभी छोड़ूंगा तो उनको शक हो जाएगा कि इस बंदे ने किया। तो इसने उस वायरस को उस टाइम पे नहीं छोड़ा, इसने क्या किया, उसके अंदर डेट और टाइम सेट कर दी और उनके तमाम कंप्यूटर के अंदर वो वायरस इंस्टॉल कर दिया, खुद ये इसको निकाल दिया गया। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा, 2 महीने 3 महीने जो भी इसने टाइम सेट किया हुआ था, काफ़ी देर बाद जब वो लोग इसे भूल भी गए, तब जाके वायरस सामने और सारी इन्वेंट्री इनकी तबाह हो गई। जितना कस्टमर्स का रिकॉर्ड था, जितना प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड था, सारा तबाह हो गया और वो कंपनी जो है वो उसको बहुत बड़ा सवेयर लॉस हुआ। तो बहरहाल तो ये उस बंदे ने बनाया था, डिसग्रंटल्ड प्रोग्रामर ने। तो आज भी ये वायरस मौजूद है, फैला हुआ है, जो कंप्यूटर में आ तो जाता है लेकिन एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे अपने आप को एक्टिव करता है और फिर कंप्यूटर की फाइलें खराब करता है। तो जो डिसग्रंटल्ड प्रोग्रामर था उसने इसको बनाया था। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स। स्टूडेंट्स, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे कंप्यूटर में आता है और हमारी पूरी की पूरी पार्टीशन को डिलीट कर देता है। जैसे सी ड्राइव है,
उसको पूरा डिलीट कर देगा। डी ड्राइव है, उसको पूरा डिलीट कर देगा, मुकम्मल तौर पे उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है फॉर्मेट सी। मैं अगर फॉर्मेट कर देता हूँ सी ड्राइव को या डी ड्राइव को, किसी को भी फॉर्मेट कर देता हूँ, तो उसका क्या मतलब होता है कि सारी की सारी जो सी ड्राइव है या डी ड्राइव है वो सारी की सारी डिलीट होगी, वाश होगी, एम्प्टी होगी। लेकिन ये काम ट्रोजन और खुद कर देता है। क्या करता है? पूरी पार्टीशन को उड़ा देता है। तो फॉर्मेट सी इसकी एग्जांपल है, ये अंडरलाइन कर लेंगे, फॉर्मेट सी इज एन एग्जांपल ऑफ। उसके बाद है रेड लोफ वायरस। रेड लोफ वायरस क्या है? अच्छा जी, कितने ईयर पहले लॉजिक बॉम्ब वायरस बने? बेटे वायरस की अगर आपको डेट चाहिए तो ये चूंकि कोर्स से हट के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको फिर भी जवाब दे देता हूँ, लेकिन टाइम देख लें, अब 20 मिनट रह गए और अभी ये चैप्टर हमारा हाफ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप जो कोर्स से बिल्कुल दूर दूर तक जिनका ताल्लुक नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, जितने ये वायरस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो है वो जो पिछली सदी थी हमारी 1900 वाली, उस सदी के अंदर अंदर ही बने हैं सारे, ठीक है। ये पिछली हमारी सदी थी 20वीं सदी के अंदर अंदर ये बने हैं, ठीक है, जो पिछले 100 साल गुजरे। बहरहाल एग्जैक्ट डेट जो आपको चाहिए अगर, तो आप गूगल करें, आपको वो लॉजिक बॉम्ब की हिस्ट्री भी मिल जाएगी, उसकी डेट भी मिल जाएगी। तो आपको हिस्ट्री वगैरह मैंने बता दी है, आप सिर्फ उसकी वहाँ से डेट पिक कर लें। तो टाइम चूँकि थोड़ा होता है तो कोर्स जो है हमने उसको कवर करना होता है। बहरहाल तो उसके बाद रेड लोफ वायरस है, ये एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है और माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट को अटैक करता है। ये अंडरलाइन करें, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे विंडो के डेस्कटॉप के फीचर होते हैं, मतलब जिससे हमारा डेस्कटॉप नज़र आता है, वॉलपेपर हमारा हो गया, हमारे जो आइकन्स हो गए, उन फीचर्स को तबाह करता है। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा वायरस है जो डेस्कटॉप के फीचर्स को तबाह करता है। डेस्कटॉप, कई दफ़ा ये वायरस ऐसा काम करता है, हमें डेस्कटॉप पे जब हम वॉलपेपर सेट करते हैं हमें नज़र ही नहीं आता, या वहाँ पर कुछ और लग जाता है। तो ये ऐसा वायरस होता है जो ये काम करता है। अच्छा जी, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में ऐसी चेंजिंग करते हैं जो हमारी नोटिस में नहीं आते। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बार बार शट डाउन कर देते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमारी फाइलों को जो है वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं यार ये फाइल 3-3 4-4 जगहों पे पड़ी हुई है, ठीक है। और एक बात बड़ी अहम जो इसने यहाँ पे लिखी हुई है कि वो कह रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो वायरस करता है वो ये है कि वायरस जो है वो हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज को अनअवेलेबल कर देता है। मतलब हमारे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर वगैरह चीज़ें लगी हुई हैं, वो हमारे लिए अनअवेलेबल हो जाती हैं, हम भी उनको यूज़ नहीं कर पाते, हालांकि वो हमारी चीज़ है। तो वायरस उनको हमारे लिए अनअवेलेबल कर देता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि नेटवर्क में लोगों को मैसेज सेंड कर ही जाता है हमारी, जैसे मेरी तरफ से इसने लोगों को मैसेज सेंड करना शुरू कर दिया मेरे कंप्यूटर से। अब लोगों के कंप्यूटर में मैसेज ही आई जाएंगे, मेरा कंप्यूटर भी मेरे लिए अनअवेलेबल हो गया, उनका कंप्यूटर भी उनके लिए अनअवेलेबल हो गया, वो इसी को देखते जाएंगे कि मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो वायरस जो इस तरह की शरारतें जो है वो भी करता है। तो बहरहाल हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट वायरसेस अगला टॉपिक जो है। अच्छा, ये अब आगे 2-3 टॉपिक्स हैं जिनमें एक ही बात बार बार लिखी हुई है। मैं इनका जो पूरा लुबे लुबाब है वो आपको बताता हूँ और आपने एक दफ़ा इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। इसमें मेन चीज़ें याद करने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है हम वायरसेस से अपने कंप्यूटर को सिक्योर कैसे करते हैं, कैसे सेफ गार्ड करना चाहिए। कुछ टिप्स हैं जो यहाँ लिखी हुई है, वो टिप्स ज़रा सुन लें। पहली बात तो ये कि हमें अपने कंप्यूटर को के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि उस एंटीवायरस प्रोग्राम को विद इन वीक वक्तन फवक्तन हमें अपडेट भी करना चाहिए, क्योंकि जब नए वायरसेस मार्केट में आते हैं हमारे एंटीवायरस के अंदर उस नए वायरस की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके लिए उसको अपडेट करना पड़ता है ताकि नए आने वाले वायरस की भी डेफिनेशन उसके अंदर आ जाए। और कल को जब नया वायरस हमारे कंप्यूटर में है तो ये उसको भी डिटेक्ट करे। पुराना एंटीवायरस होगा तो वो पुराने वायरसेस को डिटेक्ट करेगा, नए वायरसेस के बारे में उसको पता नहीं होगा, इसलिए अपडेट करना ज़रूरी है। उसके बाद वो कहता है कि कभी भी आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल ना करें। मतलब इसके अंदर मेन चीज़ है तो वो जो पीछे हमने कॉजेज पढ़े उनको उल्ट कर लें, ठीक है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जो है उसको स्कैन किए बगैर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो इस्तेमाल ना करें। फिर वो कहता है कि ईमेल जो है वो कहीं अननोन ईमेल आए किसी का जिसका हमें पता नहीं किसने भेजा, उसको ओपन ना करें। कई दफ़ा ऐसे ईमेल आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है योर प्रमोशन या लिखा होता है योर रिवार्ड, आपको इनाम मिल गया। बल्कि एक टाइम था तब एक लोगों ने एक वायरस छोड़ा हुआ था और हैकिंग करने के लिए उन्होंने ये काम किया था, और ये काफ़ी पुरानी बात है, ये मेरा ख्याल है कोई 20-30 साल पुरानी बात है। तो वो एक ईमेल आता था, उसके ऊपर लिखा होता था लव लेटर, तो लोग उसको ओपन करते थे, उनका कंप्यूटर हैक हो जाता था, मतलब वायरस आ जाता था कंप्यूटर में, उनको पता नहीं लगता था। वो कहते थे उन्होंने ओपन की फाइल, आगे कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कहा शायद ये मजाक था, चलो। लेकिन उनके कंप्यूटर में वायरस आ चुका होता है। वो वायरस क्या करता है, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं, एक बड़ी अहम बात ये भी सुन लें, कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेन आपकी कीज़ हैं, जैसे आपने अपना फेसबुक पे पासवर्ड वगैरह लगाया आपने, वो उनको नोटिस करता रहता है, सेव करता रहता है एक फाइल के अंदर बना के।
आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो बैंक का आपने किसी वेबसाइट पे लगाया, अपना चेक नंबर लगाया, उसको सेंड कर देता है जिसने उसको भेजा था, उसको ईमेल कर देता है, हमें पता नहीं लगता, हमारे ही ईमेल से ईमेल हो जाता है, क्योंकि नेट हमारा कनेक्टेड होता है आजकल, तो वो उनको जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंड कर देता है। तो वायरस इस तरह से भी काम करता है। तो हैकर्स जो है वो ऐसे वायरस बनाते हैं, हैकर्स भी ऐसे वायरसेस बनाते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के हमारे पास आ जाए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक और वायरस का कोर्स याद आ गया, इनसिक्योर वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स जो इनसिक्योर है, मतलब वो वेबसाइट्स जो हमें लगता है कि इनसिक्योर है, बल्कि कई दफ़ा हमें पता भी नहीं लगता कि जो वेबसाइट्स हैं वो इनसिक्योर हैं, लेकिन जो वेबसाइट्स हैं वो इनसिक्योर होती हैं, मतलब उन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे वायरसेस मौजूद होते हैं। हम वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वायरस भी साथ ही डाउनलोड हो जाता है। तो ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब हमारे पास कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा अब्दुल्ला ने, हाउ टू डिटेक्ट दीज वायरसेस, वायरस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, एंटीवायरस करेंगे तो वो खुद ही डिटेक्ट करेगा, खुद ही डिटेक्ट करेगा। किसी वेबसाइट पे जाएंगे वो आपको बता देगा भाई इस वायरस, इस वेबसाइट के ऊपर वायरस है, ये इनसिक्योर है, आप इसको यूज़ ना करें। लेकिन कई दफ़ा कई लोग ये गलती करते हैं कि वेबसाइट पे गए, वो कहते हैं कि नहीं हमने इस वेबसाइट से ये काम ज़रूर लेना है, उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या जो कुछ करना है, वो कहते हैं नहीं यार, वो बार बार उनको पॉपअप अपीयर हो रहा होता है, एंटीवायरस बार बार बता रहा होता है कि भाई ये इनसिक्योर है, इनसिक्योर है। तो वो क्या करते हैं, वो उस एंटीवायरस को डिसेबल कर देते हैं, वो कहते हैं यार तुम चुप करो, मुझे ये वेबसाइट देखना। फिर क्या होता है, फिर वो वायरस उनके कंप्यूटर में आ जाता है। तो इनसिक्योर वेबसाइट्स को भी हमें सर्फ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वायरस से बचा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या कह रहे हैं जी सर, अगर हम अपने कंप्यूटर की डेट और टाइम चेंज करते रहे, मतलब अगर वायरस 2020 में एक्टिव होना है और हम अपने कंप्यूटर में 2019 सेट कर दें तो वायरस एक्टिव होगा? नहीं, फिर तो नहीं होगा एक्टिव, आपके कंप्यूटर की डेट को डिटेक्ट करता है। हाँ, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो फिर वो आपके कंप्यूटर की डेट को नहीं डिटेक्ट करेगा, वो फिर इंटरनेट के ऊपर इंटरनेशनल टाइम और डेट चल रही है उसको चेक करता है, ये याद रखना। वो भी बड़े तेज़ हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर जो है उसकी डेट और टाइम सेट नहीं होती, कुछ कंप्यूटर्स की डेट टाइम लोगों ने सेट नहीं भी की होती, पुरानी चल रही होती है। वैसे तो आजकल सब ने की होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। तो अगर इंटरनेट कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर के साथ तो फिर वो आपके कंप्यूटर की डेट नहीं, बल्कि वो इंटरनेशनल जो डेट है इंटरनेट के जरिए उसको एक्सेस कर रहा होता है, फिर उसके मुताबिक वो चलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके लिए हमें अपने जो है वो जिनके ज़रिए हमें अपने कंप्यूटर को वायरसेस से बचाना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, और अपने कंप्यूटर को हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद स्कैन करते रहना चाहिए ताकि वायरस जो है कंप्यूटर से निकलता रहे। कोई भी ऐसा ईमेल जो जंक मेल है, स्पैम है, जो हमें लगता है पता नहीं पता किसने भेजा, उसको ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनसिक्योर वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए। कई वेबसाइट्स पे एड्स लगी होती हैं और वो एड्स जो हैं उनके चक्रों में वो एड जो होती हैं वो एडवेयर्स होती हैं। कई वेबसाइट्स कई एड्स एडवेयर कहलाती हैं, एडवेयर, ऐसा वायरस जो ऐड के जरिए हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, एडवेयर्स। तो वो ऐड हमें नज़र आती है तो हम उस पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे उसने किसी वेबसाइट की ऐड दिया, आपको पता है आजकल बहुत सारी बेतहाशा एड्स आपको इंटरनेट पे नज़र आएंगी, उस ऐड के ऊपर क्लिक करने से उसके अंदर जो है कई दफ़ा वायरस होता है तो वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। ऐसा वायरस एडवेयर कहलाता है, लिख लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये कुछ सेफगार्ड थे, वो कहते हैं कि इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डाटा सिक्योरिटी। डाटा की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? देखें, आजकल हमारा डाटा बहुत सारे इदारों के पास है। मैं आपको इन शॉर्ट करके ये बात समझाने लगूँ, ध्यान से आपने समझनी है। हमारा डाटा आजकल बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है। अगर आप समझते हैं हमारा डाटा किसी के पास नहीं है तो आप गलत हैं। आपके कॉलेजेस, आपकी एकेडमीज़, आपके स्कूल्स, बोर्ड ऑफिस, आपकी फेसबुक, आपका जीमेल, आपका व्हाट्सएप, सब के पास आपका डाटा मौजूद है। गूगल के पास आपकी हर डिटेल मौजूद है। कैसे? आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड जो है वो गूगल वालों का है, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करें गूगल के पास सेव हो रही है, ठीक है। ये शायद आपके लिए हैरानकुन बात हो, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो गूगल जो है वो इस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। गूगल कैसे बताता है कि भाई 2019 में ये वाली जो वेबसाइट है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ओपन हुई थी। गूगल कैसे बताता है कि पाकिस्तान में ये वाली एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, इंडिया में ये एप्लीकेशन दुनिया के निस्बत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है? गूगल कैसे बताता है कि इतने लोगों ने हमारे गूगल को इतनी दफ़ा क्लिक किया? वो ये भी बताता है। एक एक चीज़ हमारी जो है वो डिटेक्ट हो रही है। अगर आप ये समझते हैं कि आप प्राइवेटली हर काम कर रहे हैं तो आप गलत हैं।
हमारी हर चीज़ डिटेक्ट होती है, हर चीज़ डिटेक्ट होती है, ये बात अपने जहन में बिठा लें। इसलिए हमें इनसिक्योर वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस नहीं करनी चाहिए, किसी भी वेबसाइट पे अपनी रियल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं देना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी पाकिस्तान में जो अदारे हैं जिनको हमने डाटा दिया है, कुछ ऐसे अदारे हैं जिनको हमने खुद डाटा दिया। अच्छा, ये तो वो हो गए ना जो हमारा डाटा वैसे ही ले लेते हैं, हम खुद अलाउ करते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं वो आपसे एक्सेस मांगता है, वो कहता है अपनी गैलरी की एक्सेस दो, अपने कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस दो। अगर हम उसे अलाउ नहीं करते, डिनाई करते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं चलता, एप्लीकेशन चलती ही नहीं। हम खुद उसको एक्सेस देते हैं, फिर वो एक्सेस करता भी है, हमें लगता है बस अलाउ करते जाओ करते अलाउ। कभी उसे पढ़ा करें, अगर आपने पढ़ा वैसे होगा कि आपने उसके ऊपर पढ़ा होगा, वो कहता है गैलरी की एक्सेस दें, मुझे कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस दें, ठीक है। तो हम लोग एक्सेस दे देते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जो है वो उनके पास जाने लग जाती हैं। तो ये डाटा जो है वो दुनिया में हमारा मौजूद है। अगर आप समझते हैं ऐसा नहीं तो आप गलत हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको डाटा हमने खुद दिया हुआ है, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, अकेडमीज को, उनको डाटा हमने खुद दिया हुआ है। अब जिनको हमने डाटा दिया हुआ है उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे डाटे को सिक्योर बनाएं। कहीं उनके एंड से हमारा डाटा किसी अनऑथराइज पर्सन के पास ना चला जाए, किसी ऐसे पर्सन के पास ना चला जाए जो हमें ब्लैकमेल करे। उनकी जिम्मेदारी है, तो उन्हें चाहिए कि वो डाटा की सिक्योरिटी कायम रखें। तो जब हम अपना डाटा किसी को दे देते हैं तो फिर डाटा सिक्योरिटी के इश्यूज खड़े हो जाते हैं। डाटा सिक्योरिटी के इश्यूज कब खड़े होते हैं, ये जो डिस्कशन मैंने आपसे की इसके बाद। तो डाटा सिक्योरिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अब जब हमने किसी को डाटा देना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हमारे डाटे को सिक्योर करें। अगर अच्छा, अब वो कैसे सिक्योर करें हमारे डाटे को, वो भी हम डाटा सिक्योरिटी में आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर सारी बातें ये लिखी हुई हैं। वो कहता है जी कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो वो आपसे आपके रिव्यूज़ लेते हैं, उसके नीचे आपका फ़ोन नंबर मांग लेते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे नंबर जाने के। OLX के ऊपर हम ऐड लगाते हैं, वहाँ पे अपना नंबर हम दे देते हैं, वहाँ पे अपना एड्रेस हम दे देते हैं OLX के ऊपर, तो उनके पास हमारा डाटा सारा जा रहा है। तो बहुत से अदारे, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी जहाँ पे हम खुद अपनी मर्जी से डाटा देते हैं। तो जिनको हम अपनी मर्जी से डाटा दे रहे हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे डाटा को सिक्योर करें, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटी की, जब हमारे डाटा उनके पास चला गया, वो क्या कर लेंगे, इसका वायलेशन क्या क्या हो सकती है, ये अगला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 6.2.1। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी का वायलेशन में आती हैं। समवन में ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम एंड टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस हाउसिंग सेंसिटिव डाटा। कोई बंदा आपके कंप्यूटर रूम को तोड़ के उसमें आ सकता है और वहाँ आपके जो सेंसिटिव डाटा है, आजकल आपको पता है कि डाटा की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर जो गर्ल्स देख रही हैं, जो बेटियां देख रही हैं इस लेक्चर को, वो ज़हन में रखें कि कोई भी डाटा हमारा इंटरनेट पे मौजूद है, कुछ पिक्चर्स हैं या जो कुछ भी हमारा इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, वो सिक्योर नहीं है। तो अपने आप को सिक्योर करें। आजकल बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे सामने आते हैं, इवन के न्यूज़ चैनल पे आपको सब कुछ पता है। आप माशाल्लाह ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करें तो आपने ये कुछ भी देखा होगा, लोग एक दूसरे लोग खासतौर पे लड़कियों को हरास करते हैं और उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। वो सारा कहाँ से उनके पास डाटा आता है, इन्होंने खुद ही अपलोड किया होता है। तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अपनी जो प्राइवेसी है उसको ख़राब हम लोग कई दफ़ा खुद करते हैं, ठीक है। तो मैं चूंकि इस मामले में जब भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, खासतौर पे गर्ल्स को, तो मैं उन्हें बताता हूँ बेटे आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है कि आपने जो है वो अपना डाटा कहीं पे भी किसी अपने को भी इस तरह इस सोर्स के थ्रू जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई इंस्टाग्राम है, जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है दरमियान में, उसके थ्रू आपने किसी को नहीं देना। किसी फैमिली मेंबर को आपने अपना कोई डाटा, पिक्चर वगैरह देनी है, आप USB में उसको दें, आप उसको फ़ोन में करके दे दें। लेकिन कोई थर्ड पार्टी जहाँ इन्वॉल्व है, लाइक ईमेल वगैरह, वहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ कभी भी प्लीज़ खुदारा अपलोड ना करें। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लगता है कि ये सिक्योर, आप अपलोड ना करें। हमारा सारा डाटा जो है वो डिटेक्ट होता है। आपने ये केसेस जो देखे हैं मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल करने वाले, और बहुत कुछ अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं और इससे मुतालिक मैं बहुत सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि टाइम कम है, बहरहाल तो जो बातें मैंने बताई उसको जहन में रखें। अब वो कहता है, अब देखें वो कोई बंदा अगर आके आपकी हार्ड डिस्क उठा के ले जाए तो वो भी एक मसला है, तो ये भी सिक्योरिटी के वायलेशन हो सकती है। एक और वायलेशन वो कह रहा है कि कोई बंदा आपका पर्सनल डाटा यूज़ करके उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर ब्लैकमेलिंग भी आ जाती है, इसके अंदर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाती है जहाँ से वो पैसे निकलवा लेगा या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा, किसी को अगर आपके डेबिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, पिन कोड का पता है, तो वो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के जरिए भी। अनऑथराइज पर्सन में यूज़ एन ऑनलाइन मेल सर्वर लाइक yahoo.com ईमेल में। हाँ, अगर किसी के पास आपका ईमेल का, किसी को आपके ईमेल का पता लग जाए, ईमेल पासवर्ड वगैरह का, तो आपके ईमेल पे जो भी आपकी टॉक हुई है वो देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी फेसबुक की एग्जांपल दी, ठीक है। उसके बाद समवन कैन
सेंड अ वायरस ऑन टू अ नेटवर्क कॉजिंग नेटवर्क टू बिकम, हाँ कोई आपके नेटवर्क में वायरस फेंक सकता है, वायरस फैला सकता है ताकि नेटवर्क जो है उसका जितना भी डाटा है वो वायरस हमें सेंड कर दे। सम यूजर में गेन ऑथोराइज एक्सेस अनऑथोराइज बैंक अकाउंट्स, वही बैंक अकाउंट वाली बात है, आपके किसी बैंक अकाउंट को अनऑथोराइजडली एक्सेस कर ले तो आपको इन्फॉर्मेशन बैंक की बैंक के पैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कोर्स सिक्योरिटी के वायलेशन है, एक बंदा जैसे मैं अपने दोस्त को इतने मैसेज सेंड करने लग जाता हूँ एक ही टाइम में, इकट्ठे मैसेज भेजता हूँ कि उसका मोबाइल या उसका कंप्यूटर उसी के लिए हैंग हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन। अंडरलाइन कर लें पेज नंबर 96 पे, जो ऊपर से दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन, कि मैंने अपने कंप्यूटर से रहते हुए उसका कंप्यूटर उसके लिए अनअवेलेबल कर दिया कुछ देर के लिए। ये भी सिक्योरिटी के वायलेशन है। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है इसके अंदर भी उसने वही बातें लिखी हुई हैं, कोई बंदा जो है आपको डाटा जो है चुरा सकता है, ये वो सारी बातें। अब डाटा की प्रोटेक्शन हमें कैसे करनी चाहिए? हमें अपनी हर चीज़ के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहिए। पहली बात तो वही है कि हमें अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी किसी के साथ शेयर इस तरह से नहीं करनी चाहिए जहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये कि हमें पासवर्ड वगैरह लगाना चाहिए वक्तन फ़क्तन, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल करैक्टर और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी शामिल है, ठीक है। और कॉमन पासवर्ड नहीं रखने चाहिए, जैसे अपनी वालदा का नाम किसी ने रखा, अपने वालिद का नाम रखा हुआ, अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी, ये कॉमन पासवर्ड, अपना नाम ये नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो डाटा की प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, और अपने डाटे को जब ज़रूर अब वो कंपनी जिसने आपका डाटा रखा हुआ है उस कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो आपके डाटे को जब ज़रूरत नहीं है वो डिलीट कर दे। जैसे कंपनी है जिसके पास 2018 के स्टूडेंट्स हैं, उसको चाहिए वो डिलीट करे, उसको मिस यूज़ हो सकता है। तो वो बंदा जिसने आपका डाटा लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपका डाटा ऑब्टेन किया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपके डाटे की हिफाजत करे और किसी अनऑथराइज्ड पर्सन तक ना पहुंचने दे, वरना फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ लीगल केसेस हो सकते हैं। वो लीगल केसेस कौन से हैं वो आगे उसने लेजिस्लेशन पेज नंबर 97 पे जो टॉपिक है लेजिस्लेशन का स्टूडेंट मतलब ये होता है कवानीन, एक्ट, आइन कुछ बना दिए जाते हैं। अगर इनकी खिलाफ वर्जी होगी फिर उनके ऊपर केस होगा। जैसे एक शख्स है, उसका जो डाटा है अगर किसी अदारे की तरफ से कहीं मिस यूज़ हो गया, उस अदारे ने किसी को बेच दिया भाई, ठीक है। अब हमें मैसेजेस आते हैं मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज़ के कि जी हमारी सेल लगी हुई है, वो हमारा नंबर उनके पास कहाँ से जाता है? ये जो अदारे हैं जहाँ हमने अपने फ़ोन नंबर्स दिए हैं, ये उनको हमारा डाटा बेचते हैं, ठीक है। नादरा वाले हमारा डाटा अक्सर बेच देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब वहाँ से हमारा इलीगली, जैसे हमारे सिम वाले हैं जो हमारे मोबाइल नेटवर्क वाले हैं, वो भी हमारे डाटे को एक्सेस करके दूसरी कंपनीज़ को मैसेजेस सिंपल सेंड करने के लिए, लीगल काम के लिए कह रहा हूँ, लीगल काम यही है कि आपको उन्होंने अपने डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह भेज दी, इसके लिए काम करते हैं। कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, ये आपने खुद रीड करने हैं, पेज नंबर 98 पे प्राइवेसी एक्ट्स हैं। कुछ आइन बना दिए गए, कुछ कवानीन बना दिए गए। आइन ये होता है कि एक रूल बना दिया, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसके ऊपर केस हो सकता है। अब किस साल में कौन सा आइन बना था वो आपने याद रखना है। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ, फिर इसको आपको पता लग जाएगा। 1980 में पहला प्राइवेसी एक्ट बना। अच्छा, शुरू में जब कंप्यूटर थे तो ये कवानीन नहीं बने थे सिक्योरिटी के खिलाफ, कोई भी इसके ऊपर दफ़ा नहीं लगी थी कि भाई अगर ऐसा काम होगा तो इसके ऊपर ये केस लगेगा, क्योंकि जब कोई काम इलीगल पहले हुआ तो फिर पता लगा अच्छा ऐसे भी हो सकता है। शुरू में कंप्यूटर से ये समझा जाता था फ़ायदा होता है बस, लेकिन जब लोगों ने इसको इलीगल इस्तेमाल करना शुरू किया फिर इसके ऊपर कवानीन बनना शुरू हुए। तो 1980 में पहला प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट लगा। किसी की प्राइवेसी अगर हड़प करोगे तो आपके ऊपर 1980 का प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा। 1984 में केबल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक्ट लगा। जो हमारे केबल ऑपरेटर्स होते हैं, जो हम इंटरनेट की सर्विस या केबल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा डाटा हमसे एक्सेस करते हैं, तो अगर उन्होंने हमारे डाटे की खिलाफ वर्जी कर दी, हमारे डाटे को किसी को दे दिया या अनऑथराइज्ड पर्सन को दे दिया जिससे हमें नुकसान पहुंचेगा, तो हम उसके ऊपर जो केस करेंगे वो कौन सा होगा? 1984 केबल कम्युनिकेशन एक्ट लगेगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद 1987 में कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट लगा कि कंप्यूटर का जो मटेरियल है हार्डवेयर से, इसको कोई अगर चुरा लेता है उसके ऊपर ये कानून लगेगा। और 1988 में वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट लगा। किसी की पर्सनल वीडियो है अगर उसको हम मिसयूज़ करते हैं या किसी की वीडियो को हम एज इट इज़ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लग जाते हैं तो उसके ऊपर ये कानून लगेगा। फिर 1988 में एक और कानून बना था मैजिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। किसी की वीडियो जिसने बड़ी मेहनत से बनाई, हम उसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये भी एक इलीगल काम है, कॉपीराइट उसके ऊपर लग जाता है। फिर कंप्यूटर मिसयूज एक्ट, कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करना, किसी के नहीं अपने कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करना। जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने कंप्यूटर के जरिए किसी दूसरे को इतने ज़्यादा मैसेज भेजता हूँ। डैनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन अगर आपको याद है, उसका कंप्यूटर उसके लिए हैंग हो जाएगा, तो अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए मिसयूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको नुकसान पहुँचा रहा हूँ, तो 1990 का एक्ट लगेगा। और 1998 में एक डाटा प्रोटेक्शन का एक्ट बना। ये ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, 1998 में उन्होंने बना दिया। आप कोई भी कंप्यूटर की डाटे की या कंप्यूटर हार्डवेयर की कहीं से भी कोई खिलाफ वर्जी हो जाए तो ये एक्ट उसके ऊपर लग जाएगा। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं।
हमारा डिजिटल डाटा जो कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी ये लॉ लगता है। हमारा जो डाटा पेपर्स पे वगैरह पे लिखा हुआ है, जैसे अगर किसी स्कूल वालों ने आपका डाटा अपने रजिस्टर्स पे सेव किया, वहाँ से भी अगर वो उसकी डाटे की खिलाफवर्जी करते हैं, किसी अनऑथराइज पर्सन को भेजते हैं, तब भी उनके ऊपर 1998 वाला जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो लगाया जाएगा। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अच्छा, लास्ट पे है कॉपीराइट एक्ट। अच्छा, ये बात याद रखनी, जितने भी लॉज हैं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, उनके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर अमल होता है। कोई बंदा अगर केस लेके जाता है भाई इसने मेरा डाटा खराब किया, तो वो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। तो बहरहाल आज तक यहाँ पे भी लोग जो हैं वो लोगों को सवेर लॉस पहुँचाना शुरू कर दिए लोगों ने, तो इसलिए अब इसके ऊपर भी जो है वो लोग देख रहे हैं कि भाई ये साइबर क्राइम जो है, इसे साइबर क्राइम में आती है सारी चीज़ें। उसके बाद है कॉपीराइट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट एक्ट, छोटी सी डेफिनेशन है इसके अंदर। कॉपीराइट एक्ट क्या होता है? कॉपीराइट हम अपनी किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर लगवा लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो चीज़ जो मैंने खुद बनाई है, वो चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई किताब लिखी हो मैंने, वो चाहे कोई किसी बंदे ने गाना गाया हो, चाहे किसी बंदे ने नात पढ़ी हो अपनी, वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी अपनी है, किसी की कॉपी की हुई नहीं, वो उसके ऊपर कॉपीराइट लगवा लेगा। मतलब गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे के वो उसको अपना राइट जो है रिजर्व कर लेगा। जैसे किताबों के ऊपर लिखा होता है ऑल राइट्स रिजर्व्ड विद दिस बुक, ठीक है, फिर उनको एक आर्टिकल नंबर दे दिया जाता है। अब कल को कोई बंदा अगर उसकी कोई जैसी कोई चीज़ बनाता है, जैसा सॉफ्टवेयर बनाता है, उस जैसी कोई किताब लिख लेता है, तो इसके पास चूंकि राइट है उसका, जैसे मेरे पास राइट है, तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, फिर उसको जो है जुर्माना देना पड़ेगा, उसकी वो सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा, बिकेगा नहीं, और उसको मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। या मैं जैसे कहूँगा, मैं अगर उसे इजाज़त देता हूँ तो ठीक है, उसे जुर्माना लेके, नहीं तो मैं जुर्माना भी ले लेता हूँ, बंद भी करवा देता हूँ, तो ये मेरी मर्जी होगी, ठीक है। और ये एक्ट बना था, कॉपीराइट एक्ट बना था 1976 में, और ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। और फिर 1983 में इसके ऊपर बाकायदा काम करना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके ऊपर बाकायदा काम भी होता है, और अगर कोई बंदा ऐसे करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्गली इसको जो है ना कंडेम किया जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो है वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स देखें पुलिस के, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो दूसरे केसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो इसको कुछ समझते नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा बाकी ममालिक से भी इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल